हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो सब? हम लोग क्या है ना कि अब जो है वो करेंगे एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन का आखिरी थ्योरी। ठीक है, लास्ट थ्योरी करेंगे हम एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन का, फिर एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज के ऊपर वीडियो होगा और फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे। हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को रोक अभी तक नहीं शुरू किए क्योंकि उसके पहले हमें एक्सचेंज रेट समझना जरूरी था। हम पूरी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ चुके हैं कि क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म समझना था हमें, लेकिन उसके पहले हमें एक्सचेंज रेट का जरूरत था समझने का, तो हम एक्सचेंज रेट समझे और एक्सचेंज रेट से रिलेटेड उसका जो डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी है उस थ्योरी को समझे। अभी तक हम 3 थ्योरी कर चुके हैं, ये चौथा थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है बिल्कुल। ठीक है, और इसका अप्रोच भी बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। ठीक है, हम इसको इसका मैथमेटिकल पोर्शन नहीं करेंगे इस वीडियो में। एक 5 मिनट का एक अलग से एक वीडियो बना करके इसका मैथमेटिकल पोर्शन का 5 मिनट का यानी 2-3 मिनट का वीडियो बना के ऐसे ही यूट्यूब पे डाल देंगे। करना होगा तो कर लीजिएगा, नहीं करना होगा तो मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस थ्योरी का नाम है इस थ्योरी का नाम है पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल। इस थ्योरी का ये नाम है। ठीक है, पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल। अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है हम ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, लेकिन आपने शेयर मार्केट बॉन्ड ये वगैरह शेयर बॉन्ड स्टॉक वगैरह आपने समझा होगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जब आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, जब आप कैपिटल में लगाते हो तब और जब आप पैसे में लगाते हो तब। ठीक है, तो ये जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। जब जैसे स्टॉक बॉन्ड कमोडिटीज मनी जहां तहां आप पैसा लगाते हो, सबका एक कलेक्शन होता है जिसको पोर्टफोलियो अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, बस इतना समझिए कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और जब हम स्टॉक बोले तो उसमें शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ आप मतलब पूरा शेयर मार्केट समझ के चलिए। ठीक है, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल हम देखें, पीपीपी मॉडल में हम क्या देखें कि जो एक्सचेंज रेट है ना, वो किस चीज किससे डिटरमाइन होता है, तो परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इसी से क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होता है। दैट मीन्स कि अगर प्राइस इंडेक्स के रेशियो से हम इसको परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, हम देखते हैं दोनों देश में परचेजिंग पावर क्या है, इसका मतलब हम प्राइस इंडेक्स के रेशियो से इस चीज को निकालते हैं एक्सचेंज रेट क्या है। आर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई पी स्टार या फिर पी ए डिवाइडेड बाई पी बी, जो लिखना चाहें आप। ये हम देख चुके हैं। दूसरा मॉडल हमने करा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोच एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन का। इस मॉडल में हम देखें कि बीओपी जो है हमारा, इसके बीओपी के फेवरेबल एंड अनफेवरेबल से एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, इसको हमने देखा कि डेबिट क्रेडिट का जो है रेशियो, या फिर डेबिट अगर ज्यादा है क्रेडिट कम है, मतलब तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बैलेंस है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा। ये प्रोसेस हम इस थ्योरी के जरिए देखे। उसके बाद हमने तीसरी थ्योरी करी, बहुत मॉडर्न थ्योरी। वो थ्योरी था हमारा मॉनेटरी अप्रोच। बैलेंस ऑफ पेमेंट और पीपीपी थ्योरी पे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इस पे नहीं पूछी है, हम आपसे इस वीडियो में भी कहे थे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि
अच्छा है, बढ़िया थ्योरी है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड के कारण प्राइस जो है, यानी प्राइस इंडेक्स यानी प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता या घटता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी बढ़ता या घटता है। मतलब इसको हम लोग क्या किए थे, मतलब इसको भी हम लोग पीपीपी मॉडल के फॉर्मूला पे लगा के बस मनी के टर्म्स में हमने इसको देखा था। ये था हमारा इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। इसका क्या था फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय M स्टार मल्टीप्लाइड बाय K स्टार Y स्टार डिवाइडेड बाय K एंड Y। ठीक है, ये स्मॉल y नहीं, स्मॉल y का इकोनॉमिक्स में अलग मतलब होता है और कैपिटल Y का अलग मतलब होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने इसमें निकाल के देखा। ये जितने भी थ्योरी है, चाहे वो पीपीपी हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अप्रोच हो या मॉनेटरी अप्रोच हो, तीनों थ्योरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तीनों से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है, बहुत अच्छे से होता है। सभी थ्योरी बिल्कुल ठीक ठाक से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे थे, पर कुछ इशू था जो अब भी अनरिजॉल्व था। तो मिड 1970s में इन जो अनरिजॉल्व इश्यूज थे, इसको एड्रेस किया गया और इसी को एड्रेस करने में ये थ्योरी दिया गया जिसका नाम है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। ठीक है, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच जो है वो ऐसा है कि ये मतलब अपने आप में थोड़ा यूनिक टाइप से, इससे पहले कोई भी थ्योरी जो है वो इस चीज के बारे में या इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर रहा था। ठीक है ना, ये जो अनरिजॉल्व्ड इशू था, ये था क्या। देखिए, दो चीज तो आप लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो तब भी। पहला चीज जानते होंगे कि ये जो शेयर मार्केट है ना, ये जो शेयर मार्केट है, सॉरी, ये जो शेयर मार्केट है ना, आज के मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला चीज ये जानते हो कि शेयर मार्केट का रोल जो है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी जानते होंगे कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएशन होते हैं। ठीक है, आप लोग सुनते होंगे कि कोई नेता भी किसी तरह का भाषण दे देता है तो शेयर मार्केट में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये जो अनरिजॉल्व इशू था ना, ये क्या था कि शेयर, बॉन्ड, स्टॉक जो भी हो, ये सारा चीज जो है, इसमें अचानक से उतार चढ़ाव की वजह से ना एक्सचेंज रेट में भी उतार चढ़ाव हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है उसी को एड्रेस करने की कोशिश किया है इस थ्योरी ने। तो शेयर और मार्केट में अगर किसी तरह का उतार चढ़ाव हुआ तो उससे एक्सचेंज रेट में भी उतार चढ़ाव होता है और ये अचानक से होता है। ठीक है, अभी जो प्राइस इंडेक्स है वो अचानक से नहीं बढ़ता। अभी आप सुन रहे हो कि इन्फ्लेशन जो है पूरे विश्व में वो बढ़ रहा है, लेकिन वो प्रोसेस के साथ बढ़ रहा है। आपने देखा कि श्रीलंका में बीओपी क्राइसिस हुआ, तो वो बीओपी क्राइसिस भी जो है वो प्रोसेस के साथ हुआ। मॉनेटरी अप्रोच में भी मनी सप्लाई मनी डिमांड के बारे में पढ़े, वो भी अगर जैसे गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है मार्केट में मनी या आरबीआई करता है, तो वो भी एक प्रोसेस, वो थोड़ा चलता है। लेकिन शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन जो होता है ना, वो एकदम क्विक होता है, अचानक से होता है। और इसी से एक्सचेंज रेट में भी अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता है। अब तक किसी भी थ्योरी ने इस पर कोई बात नहीं किया था। ठीक है, किसी भी थ्योरी ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा था। इसे इस थ्योरी यानी कि पोर्टफोलियो बैलेंस, ध्यान दीजिएगा, पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल। तो पोर्टफोलियो बैलेंस, ठीक है, पोर्टफोलियो का संतुलन, पोर्टफोलियो का संतुलन नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो बैलेंस मॉडल ने इस थ्योरी को मिड 70s से 1970s के मतलब
मध्य से 1975 से मान के चलिए, तो इसको एड्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और बीपीएससी ने इसको अपने 66 वाले एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है, ठीक है। तो ये है पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच, ठीक है। या इसको असेट मार्केट अप्रोच भी कहते हैं। बीपीएससी का तो सबसे बढ़िया प्यारा सा रूल है नाम बदल के क्वेश्चन पूछना, तो इसीलिए आपको दूसरा नाम भी याद रखना चाहिए। क्या है, कैसे है, पूरी कहानी एकदम बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे धीरे समझने की कोशिश, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो या फर्म हो, ये अपना जो वेल्थ है ना, वेल्थ यानी कि इसका जो धन है, इस वेल्थ को ये दो तरह से रखता है। एक मनी के फॉर्म में ही रख लेता है, या दूसरा बॉन्ड के फॉर्म में रखता है। या तो वो मनी के फॉर्म में रखेगा, या तो वो बॉन्ड के फॉर्म में रखेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। जो वेल्थ है, सॉरी, वेल्थ है ये, इसको दो फॉर्म में रखते हैं, मनी और बॉन्ड। अब अगर बॉन्ड भी है ना, तो बॉन्ड दो तरह से होता है, ठीक है। एक को कहते हैं डोमेस्टिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का प्राइस जो है ना, वो डोमेस्टिक करेंसी में होता है। डोमेस्टिक करेंसी में होता है, ठीक है। और दूसरा होता है फॉरेन। इसका जो प्राइस वगैरह होता है ना, ये फॉरेन करेंसी में होता है। अच्छा, एक चीज हम यहाँ आपको कहना चाहेंगे कि इस वाले पार्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दीजिएगा, इस वाले को थोड़ा ज्यादा, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब फॉरेन बॉन्ड खरीदते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट काम करता है। क्योंकि हमारे पास रुपया है, हमें फॉरेन बॉन्ड खरीदना है, तो इस रुपया को हम पहले डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में इसका डिनोमिनेशन होता है फॉरेन बॉन्ड का। और फिर जाके हम फॉरेन बॉन्ड को, है ना। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक्सचेंज रेट काम कर रहा है, विनिमय दर काम कर रहा है, और हमारा काम है विनिमय दर को ही निकालना, ठीक है। तो इसीलिए ये डोमेस्टिक बॉन्ड डोमेस्टिक करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है, और फॉरेन बॉन्ड जो है उसका प्राइस जो है वो फॉरेन करेंसी में होता है। अब देखिए, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज तो पता ही है आपको कि अगर वो पैसे, वेल्थ को अपना पैसे के रूप में रखेगा, तो ये रिस्क लेस है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर बॉन्ड के रूप में रखता है, तो यहाँ पे रिस्क है। अभी हम आएंगे, हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपना पैसा या कोई भी फॉर्म कब मनी के फॉर्म में रखेगा और कब बॉन्ड के फॉर्म में रखेगा, जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया था कि कोई भी व्यक्ति कब पैसा सेविंग करेगा और कब पैसा कंजम्पशन डिमांड के ऊपर खर्च करेगा, ठीक है, वो हम समझे थे।
कि कब पैसा वो सेव करके रख लेगा और कब उसी को फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड में कर लेगा। उसी तरह यहाँ भी समझेंगे कि कब जो फर्म है या कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, वो कब अपना पैसा मनी के फॉर्म में रखेगा या कब वो बॉन्ड के फॉर्म में रखेगा, हम जाएंगे वहां भी। ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ये जो फॉरेन बॉन्ड है ना, इस पे थोड़ा ज्यादा रिस्क है डोमेस्टिक बॉन्ड से। ठीक है, अगर हम डोमेस्टिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो फॉरेन बॉन्ड पे थोड़ा मोर रिस्क, थोड़ा ज्यादा रिस्क। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ना हम एक्सचेंज रेट के हिसाब से फॉरेन करेंसी लेना फिर खरीदना, अगर जिस कंट्री का हम कुछ ले रहे हैं वहां पे किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशंस आ जाता है तो यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। और फिर ये सारा अलग अलग बहुत सारा इशू है जिसकी वजह से फॉरेन बॉन्ड पे, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी में उसको परचेज करते हैं, फिर डोमेस्टिक करेंसी देके फॉरेन करेंसी लेते हैं, फॉरेन करेंसी से फिर फॉरेन बॉन्ड लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा है डोमेस्टिक बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे ही सिंपली हम आपको समझा रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं देखने को मिलेगा आपको थ्योरी में। ठीक है, ये समझ गए। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू M प्लस D प्लस R। मैथमेटिकल पोर्शन में नहीं घुसेंगे, हम इक्वेशन लिख के छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये है क्या? ये जो W है ये बता रहा है वेल्थ को। ठीक है, ये जो M है ये बता रहा है मनी डिमांड को। और ये जो D है ये बता रहा है डोमेस्टिक बॉन्ड को। और ये जो RF है ना, ये बता रहा है फॉरेन बॉन्ड को, लेकिन इन डोमेस्टिक करेंसी। क्यों RF? क्यों समझते हैं। R जो है वो है रेट ऑफ एक्सचेंज, और F जो है ये है फॉरेन बॉन्ड। ठीक है, अब जब आप रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बॉन्ड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका डोमेस्टिक करेंसी के अंतर्गत फॉरेन बॉन्ड आता है। क्यों? क्योंकि आप जो फॉरेन बॉन्ड खरीदेंगे वो किस चीज में खरीदेंगे? आप तो उसको डोमेस्टिक करेंसी में ही खरीदेंगे ना। आप उसको डोमेस्टिक करेंसी पे करेंगे, उससे आप जो है वो फॉरेन करेंसी लेंगे और फिर वहां से आप बॉन्ड लेंगे। तो इसीलिए ये जब रेट ऑफ एक्सचेंज को आप इसके साथ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज काम कर रहा है, तो इस रेट ऑफ एक्सचेंज को जब आप इस फॉरेन बॉन्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉरेन बॉन्ड का डिमांड ही होता है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी में होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको यही बता रहा है, सिर्फ इतना ही बता रहा है और कुछ नहीं। फिर से एक बार, ये RF क्या है? क्योंकि हम तो डोमेस्टिक करेंसी ही पे करेंगे फॉरेन बॉन्ड को खरीदने के लिए। अब उसको अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं फॉरेन बॉन्ड का और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हमारा डोमेस्टिक करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो चीज हम डोमेस्टिक करेंसी में देख रहे हैं, यानी ये हमारा वेल्थ है, ये हमारा मनी डिमांड है, ये हमारा डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड है, और ये हमारा फॉरेन बॉन्ड का डिमांड है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी में। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ध्यान मत दीजिए, इतना आपको दिमाग खराब करने की जरूरत है भी नहीं इसके आंसर में। ठीक है, जब मैथमेटिकल पार्ट करेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। वैसे क्या डिटेल में समझना, जितना समझना था वो हम समझा ही चुके इसमें, है ना। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए यहाँ पे। ठीक है, और इसको कीजिए स्टार मार्क। और इसमें लिखिए कि जो ये डोमेस्टिक बॉन्ड है ना, एंड ये जो फॉरेन बॉन्ड है,
आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। और इसको कीजिए इंपॉर्टेंट। ये सब थ्योरी का बेस है, ठीक है। इस ये सब कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं आप, तो आपके लिए आसान हो जाएगा थ्योरी को बहुत इजी वे में समझना। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका क्या मतलब है? वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समझे इस चीज को, लेकिन एक बार फिर से यहाँ समझें। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? ऐसे कहते हैं ना कि चलो ये नहीं तो वो खरीद लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, वो बॉल पेन नहीं तो जेल पेन खरीद लेते हैं। यहाँ पे वो जेल पेन जो है वो बॉल पेन का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर आपने जेल पेन खरीदा तो आपको बॉल पेन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम खरीदोगे तो आपको जो मन करे आप खरीद सकते हो। वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका एग्जांपल हम लें गाड़ी और पेट्रोल। ऐसे नहीं कह सकते हो कि चलो यार आज गाड़ी नहीं आज पेट्रोल ही खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक के बदले दूसरा खरीद लो तो दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर डोमेस्टिक अगर आपके पास है, तो ये नहीं कह सकते कि यार चलो ना मेरे पास डोमेस्टिक बॉन्ड है ना, मुझे फॉरेन बॉन्ड खरीदने की जरूरत क्या है। ये आपका टेस्ट हो सकता है कि आपको डोमेस्टिक खरीदना है, फॉरेन में इंटरेस्टेड नहीं हो आप, लेकिन फॉरेन बॉन्ड डोमेस्टिक बॉन्ड के सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास डोमेस्टिक है तो मैं फॉरेन की जरूरत नहीं है। वो आपका टेस्ट हो सकता है कि आपको फॉरेन नहीं रखना। जैसे आप कह सकते हो कि मुझे अंग्रेजी शराब नहीं देसी दारू में मेरा काम हो जाएगा, तो वो आपका टेस्ट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है वो एक दूसरे का। ऐसे देसी दारू और अंग्रेजी शराब जो है वो सब्स्टिट्यूट है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अंग्रेजी को देसी के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो आपका टेस्ट है, ठीक है। कि अगर आपके पास डोमेस्टिक बॉन्ड है तो आपको फॉरेन बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। ये आपका टेस्ट हो सकता है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम डोमेस्टिक फॉरेन के बदले डोमेस्टिक ही खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमेशा होता है चाय और कॉफी का, ठीक है। कि जैसे कॉफी पी लिए तो फिर आपको चाय पीने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप डोमेस्टिक ले लिए तो आपको फॉरेन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये थ्योरी ये कहता है कि डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा कि बॉन्ड क्यों और मनी के फॉर्म में क्यों। एक क्वेश्चन और है, अगर बॉन्ड तो डोमेस्टिक क्यों और फॉरेन क्यों, दोनों ही क्यों। ये दो सवाल है मेरा, ठीक है। इसको समझते हैं कि कब व्यक्ति बॉन्ड में पैसा रखेगा और कब व्यक्ति मनी के फॉर्म में पैसा रखेगा। और बॉन्ड में भी पैसा रखता है तो वो डोमेस्टिक बॉन्ड और फॉरेन बॉन्ड दोनों पे ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पे एक कॉलम देते हैं बॉन्ड वर्सेस मनी का, वो बनाते हैं एक बढ़िया सा, और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट,
बॉन्ड में अगर पैसा लगाते हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। मनी अगर अपने पास रखते हो तो आपको नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। अब अगर इंटरेस्ट ज्यादा है, आई अगर ज्यादा है, तो फर्म या आप कहां पैसा लगाना चाहोगे? बॉन्ड पे। और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, कोई मतलब ही नहीं बनता उतने ब्याज का, तो आदमी व्यक्ति जो है वो पैसा के फॉर्म में ही रख लेता। ठीक है, बॉन्ड खरीदेगा लेकिन बहुत कम खरीदेगा, है ना। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप जो बॉन्ड खरीद रहे हो उस पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, लोग जो है वो ज्यादा प्रॉफिट भी कमाते हैं इससे के लिए भी रखते हैं। मनी के फॉर्म में लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए रखते हैं पैसा, ट्रांजैक्शन मोटिव से रखते हैं मनी के फॉर्म में। ठीक है, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, पर्सनल ट्रांजैक्शन करना है, ये इन्वेस्टमेंट वाले मनी का पार्ट हो रहा है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला बात होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए रखता है सिर्फ मनी के रूप में, बाकी पैसा वो सेविंग के रूप में बॉन्ड में ही लगा देते हैं। ठीक है, अब ज्यादा प्रॉफिट अगर कमाना है तो क्या होगा? रिस्क भी होगा। अब अगर इन्वेस्टर को रिस्क पसंद है, जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है उसको अगर रिस्क से प्यार है, तो वो क्या करेगा? वो बॉन्ड खरीदेगा। और अगर उसको रिस्क से डर लगता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो पैसा मनी के फॉर्म में रखेगा, है ना। बॉन्ड और मनी में कब पैसा रखा जाएगा, ये क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बॉन्ड में अगर पैसा वो रखेगा तो बॉन्ड में भी डोमेस्टिक और फॉरेन, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन तो 1 मिनट का काम है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके पीछे का सबसे मेन कारण होता है रिस्क को स्प्रेड करना। सबसे मुख्य कारण होता है रिस्क को स्प्रेड करना, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है, किसी तरह का, जैसे यूएसए में कोई क्राइसिस आ गया, किसी तरह का यूएसए बैठ गया, जैसे 2008 में हाउसिंग क्राइसिस आया था, या इंडिया में जो स्टॉक मार्केट क्राइसिस हुआ था हर्षद मेहता वाला, या फिर यूके में क्राइसिस हुआ, या कहीं भी विश्व वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसका यह जरूरी नहीं कि हर कंट्री पे उसका इम्पैक्ट सेम 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 सेम। ठीक है, हो सकता है कि ब्रिटेन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ज्यादा पड़े, यूएसए पे कम पड़े, या अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे ज्यादा पड़े, यूएसए पे न के बराबर पड़े। तो उस टाइम क्या है कि आपका डोमेस्टिक बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है डूब जाए, लेकिन फॉरेन बॉन्ड में जो आपने इन्वेस्टमेंट करा था वो आपको जिंदा रख सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट को। ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट यूएसए पे पड़े, इंडिया पे ना पड़े, तो उस टाइम आपका फॉरेन बॉन्ड डूब जाएगा, डोमेस्टिक बॉन्ड आपको बचा के रखेगा। तो ये जो रिस्क है ना, बॉन्ड से आपके रिटर्न का रिस्क जो है, उस रिस्क को आप क्या करते हो? बांट देते हो। वो एक कहावत है ना कि आप एक कैरेट के अंदर ही सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर वो कैरेट टूटेगा तो सारे अंडे फूट जाएंगे। आप अलग अलग कैरेट में कुछ अंडे बांट दो, ताकि अगर एक कैरेट टूट भी जाए तो बाकी कुछ अंडे बचे रहे आपके पास। बस यही लॉजिक इसमें करता है। ठीक है,
तो रिस्क को बांट देने के लिए ही डोमेस्टिक और फॉरेन बॉन्ड दोनों में रखते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो जो ये हमारा W इज इक्वल टू M प्लस D प्लस RF है, इसको अगर हम बांटना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मनी के फॉर्म में कब रखेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। डोमेस्टिक बॉन्ड में कब इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉर द रिटर्न इट ईट्स। RF में किस लिए, फॉर द रिटर्न एंड फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क इट प्रोवाइड्स। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए एक चीज मानते हैं कि अब कौन कहां कैसे क्या किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, उस पर थोड़ा आते हैं। मान के चलिए कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो है वो दिया हुआ है, इसके अलावा उनका हिज और हर वेल्थ भी दिया हुआ है, इसके अलावा द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा his or her expectation as to the future value of the foreign करेंसी भी दिया हुआ है। इसके अलावा और मान लेते हैं कि रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एट होम एंड अब्रॉड दिया हुआ है, एंड सो ऑन, ये सब दिया हुआ है। मान के चलिए ये सब वो सिचुएशन है जो कांस्टेंट है कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस दिया हुआ है, वो फॉर्म या इंडिविजुअल का टेस्ट और प्रेफरेंस दिया हुआ है, उसका वेल्थ भी दिया हुआ है कि वो उसके पास इतने पैसे हैं, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस ये है। ठीक है, और द लेवल ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है कि जो डोमेस्टिक कंट्री है वहाँ इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। उसका एक्सपेक्टेशन भी दिया हुआ है कि जो फॉरेन करेंसी है उसका दाम क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, भविष्य में इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी उसको पता है। उसके अलावा डोमेस्टिक कंट्री में और फॉरेन कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी उसको पता है। ये सारा चीज दिया हुआ होने के बाद वो जो व्यक्ति या फर्म है ना, वो एक ऐसा पोर्टफोलियो चुनेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। आप समझ पा रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा पोर्टफोलियो चुनेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, और अगर इन फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स जिसको भी हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, इनमें से किसी भी फैक्टर में
अगर किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन इस सारे फैक्टर्स में अगर किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो वो जो व्यक्ति या वो फर्म जो भी है उसको अपने पोर्टफोलियो में फिर से बदलाव करना पड़ेगा। और ये बदलाव ऐसा होगा कि जब तक वो वापस से फिर उस मैक्सिमम संतुष्टि के स्तर पर यानी कि उस डिजायर्ड पोर्टफोलियो पे ना पहुंच जाए तब तक वो पोर्टफोलियो ये जो है वो आपको करेगा, उसका पोर्टफोलियो का चुनाव करेगा। जैसे समझिए सिंपली कि अगर वो व्यक्ति पहले एक्स अमाउंट का पोर्टफोलियो ले रहा था, ठीक है, अब क्या हो गया कि वो जो फैक्टर्स अभी हमने कांस्टेंट माना था उसमें कुछ चेंज हो गया, तो इस चेंज के कारण उसको पोर्टफोलियो भी बदलना होगा। और ये जो पोर्टफोलियो का सिचुएशन था इससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो अब उस परिवर्तित सिचुएशन में वो जो सिचुएशन उसके लिए हमने तैयार किया था उस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम हुआ है उससे भी वो एक ऐसा पोर्टफोलियो का चुनाव करेगा जिससे वो डिजायर्ड पोर्टफोलियो पे पहुंच जाए। और यहां भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस बदले हुए कंडीशन में, ठीक है, उस वो जो सिचुएशन चेंज हुआ है उससे, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में किसी तरह का फ्लक्चुएशंस है और इसी फ्लक्चुएशंस की वजह से जो एक्सचेंज रेट है, ये जो फ्लक्चुएशन हुआ इन सारे में से कहीं से अगर कोई देखिए ये सारा अगर वैसे चल रहा है तो वो डिमांड करेगा और डिमांड करेगा पोर्टफोलियो का, और अगर वो डिमांड के बदले बराबर उसको सप्लाई मिल जाए तो वो सारा काम चल रहा है। लेकिन इन सारे में से कहीं से भी अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है जो इक्विलिब्रियम से उसको डाइवर्ट करेगा और फिर यहाँ पे बदलाव होगा एक्सचेंज रेट भी यहाँ बदलेगा, ठीक है। आइए एक बढ़िया एक प्यारा एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। इस स्लाइड को हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल को समझने से पहले आपको बताएं कि आई से हम डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करेंगे और आई स्टार से हम फॉरेन इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अपने पुराने थ्योरी के हिसाब से हम इसको आई ए और आई बी के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। आप आर ए और आर बी के हिसाब से भी दिखा सकते हो, आप आर और आर डैश के हिसाब से भी दिखा सकते हो, आपको जो मन करे आप दिखा सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इससे हम इसको मतलब ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। इसको हम करते हैं थोड़ा छोटा और इसको उठा के रखते हैं इधर कॉर्नर में और फिर आते हैं अपने काम पे। अब चलिए सपोज कीजिए यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है, टेस्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है, उसका वेल्थ दिया हुआ है, डोमेस्टिक फॉरेन इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, उसका एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू भी दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट भी दिया हुआ है कंट्री का। हम इसमें से किसी एक फैक्टर को उठाते हैं और उसमें कोई परिवर्तन करते हैं। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाते हैं, ठीक है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को उठाते हैं। सपोज कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव हुआ, चलिए मान लेते हैं कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया, ठीक है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया। अब जो डोमेस्टिक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था व्यक्ति ने या डोमेस्टिक बॉन्ड जो है उससे उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि डोमेस्टिक बॉन्ड जो है, जो डोमेस्टिक बॉन्ड है इसका डिमांड क्या करेगा, इसका डिमांड बढ़ा देगा, ठीक है, डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाएगा।
अब चूंकि डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड बढ़ा तो वेल्थ अभी वही है, वेल्थ वही है। और आपको पता है W इज इक्वल टू एम प्लस डी प्लस आर एफ है। तो जब ये बढ़ा तो ये और ये तो घटेगा ना, तभी तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि पैसा अभी उसके पास इतना ही है। हमने सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज किया है, अभी हम वेल्थ को भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, दो फैक्टर को चेंज करेंगे, एक ही नहीं। इंटरेस्ट रेट अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम वेल्थ को भी चेंज करेंगे। तो अगर डी बढ़ा तो आर एफ और एम को तो घटाना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, बट जो आपका फॉरेन बॉन्ड था ना, इसका जो डिमांड है एंड जो आपका मनी डिमांड था, इसको डिमांड फॉर मनी लिखिएगा, ये दोनों क्या होगा, ये घट जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? एक काम करते हैं, ग्रीन से हम बढ़ता हुआ दिखाते हैं और रेड से हम घटता हुआ दिखाते हैं। आप समझ पा रहे हो कि अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उससे डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक बॉन्ड पे ज्यादा रिटर्न मिल रहेगा। तो वो क्या करेगा, डोमेस्टिक बॉन्ड को खरीदने के लिए वो अपना फॉरेन बॉन्ड जो है उसको सेल कर देगा, बेच देगा, और मनी डिमांड भी कम कर देगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एक चीज आप समझिए कि जो डोमेस्टिक बॉन्ड है, डोमेस्टिक बॉन्ड जो है इसका डिमांड बढ़ जाएगा, एंड जो फॉरेन बॉन्ड एंड मॉनेटरी डिमांड है ये घट जाएगा, घट जाएगा। एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट जो है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर जाएगा का मतलब ये है कि जो रुपया है हमारे एग्जांपल में, मतलब हमारा जो अजम्पशन है दो कंट्री का, इंडिया और फॉर यूएसए का, रुपया जो है वो एप्रिसिएट हो जाएगा, और डॉलर जो है ये हमारा डेप्रिसिएट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये आपका W इज इक्वल टू एम प्लस डी प्लस आर एफ है, ये बढ़ा। ठीक है, ये बढ़ा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसको और इसको दोनों को कम करना पड़ेगा। अब इसको खरीदने के लिए ये क्या करेगा, इसके पास जो फॉरेन करेंसी है, इसको बेचने के बाद जो मिला है उसको ये सेल कर देगा, बेच देगा। यानी फॉरेन करेंसी का डिमांड जो है वो लगातार डिक्लाइन करने लगेगा, क्योंकि आई बढ़ा है। तो आई बढ़ने से क्या होगा, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, यानी डोमेस्टिक करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। तो डोमेस्टिक करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी का जो डिमांड है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, इस कारण से फॉरेन करेंसी का दाम गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दाम, सप्लाई वही है, डिमांड घट रहा है तो प्राइस तो कम होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉलर है वो डेप्रिसिएट कर जाएगा और जो रुपया है वो एप्रिसिएट कर जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को आप उल्टा करके भी देख सकते हो कि अगर आपको हम बताएं, इसी को यहीं से छोटा कर देते हैं और इसी स्लाइड में बताते हैं ताकि आपको याद रहे, दूसरे स्लाइड में जाएं और कुछ भूल ना जाए आप। अब इसी का आप दूसरा केस भी बना सकते हो, जब आप दिखाओ कि आई स्टार बढ़ गया। ठीक है, आई स्टार जो है, आई स्टार जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया।
इस केस में क्या करेगा, वो डोमेस्टिक बॉन्ड को बेचना शुरू कर देगा और फॉरेन करेंसी का डिमांड करने लगेगा। फॉरेन करेंसी, फॉरेन बॉन्ड का डिमांड होगा, यानी फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। तो इस जगह पे क्या होगा कि जो डॉलर है वो आपका एप्रिसिएट कर जाएगा और जो रुपया है वो आपका डेप्रिसिएट कर जाएगा। यानी कि हमारा जो ये सिचुएशन दिया हुआ है, इस सिचुएशन से अगर हम सिर्फ एक चीज को निकाल के देखें, ठीक है, कि इससे होता क्या है, तो अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का एक चेंजेस ला करके देखें तो हमें ये दिखा कि उससे रुपया और डॉलर में एक्सचेंज रेट में फर्क दिखेगा अगर सिर्फ किसी एक चीज में परिवर्तन होता है तो। ठीक है, इसी चीज को हम वेल्थ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मानिए कि अगर जो हमारा वेल्थ है यही बढ़ गया, तो वेल्थ बढ़ने से क्या होगा, एम भी बढ़ेगा, डी भी बढ़ेगा एंड आर एफ भी बढ़ेगा, क्योंकि W इज इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू W इक्वल्स टू एम प्लस डी प्लस आर एफ है। तो अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि उसको अपने वेल्थ को इन्हीं तीनों चीजों में बांट के रखना है। अब सपोज कीजिए कि इन्वेस्टर जो पैसा है, बढ़ा हुआ पैसा, वो डायरेक्ट क्या करता है, वो इसमें इन्वेस्ट कर देता है, इसमें लगा देता है। ठीक है, यानी कि इन सबको वो बढ़ने नहीं देता और जो डब्लू बढ़ा है, जो डब्लू बढ़ा है इसको वो आर एफ में लगा देता है और आर एफ बढ़ा देता है। तो अगर आर एफ बढ़ाएगा तो जो उसका वेल्थ है, उस वेल्थ से वो फॉरेन करेंसी खरीदेगा और इस फॉरेन करेंसी खरीदने से उस फॉरेन बॉन्ड का डिमांड भी बढ़ेगा और इस वजह से फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, इस वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो भी बढ़ जाएगा और हेंस एज अ रिजल्ट रुपया जो है वो डेप्रिसिएट कर जाएगा और डॉलर जो है वो एप्रिसिएट कर जाएगा। इसी तरह अगर वो बढ़ा हुआ पैसा जो डब्लू बढ़ा है, इसको वो अगर डोमेस्टिक करेंसी में लगा देता है तो इससे डोमेस्टिक बॉन्ड और डोमेस्टिक करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और फॉरेन करेंसी और फॉरेन जो आपका जाकर के बॉन्ड है उसका डिमांड घट जाएगा, उससे होने लग जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक्सचेंज रेट भी आपका बदलेगा और एक्सचेंज रेट बदलने से क्या होगा कि आपका यहाँ पे रुपया एप्रिसिएट करेगा और डॉलर जो है वो डेप्रिसिएट करेगा। ठीक है, आप देख लिए ये जो सिचुएशन दिया हुआ था जिसको हमने कांस्टेंट माना था, इसमें से एक बार हमने इंटरेस्ट रेट को चेंज किया और दूसरी बार हमने इसको वेल्थ को चेंज किया। इसी तरह अगर टेस्ट और प्रेफरेंस, टेस्ट अगर चेंज हो जाता है कि नहीं हमें डोमेस्टिक करेंसी डोमेस्टिक बॉन्ड खरीदना है तो उससे डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा, डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया एप्रिसिएट करेगा, डॉलर डेप्रिसिएट करेगा। इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाए, परचेजिंग पावर थ्योरी अप्लाई कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रुपया एप्रिसिएट करेगा और डॉलर डिप्रिशिएट कर जाएगा। अगर हमें लगता है कि जो डॉलर का फ्यूचर वैल्यू है वो बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे फॉरेन बॉन्ड में कि हमें बाद में ज्यादा पैसा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे रुपया जो है वो अप्रिशिएट और डॉलर डेप्रिशिएट का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में किसी भी तरह से कोई फ्लक्चुएशन होता है तो वहां पे रुपया अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट करेगा। तो कंक्लूजन में हम कहां पहुंचे, ऑलमोस्ट हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं कि इफ डोमेस्टिक बॉन्ड का डिमांड फॉरेन बॉन्ड के डिमांड से ज्यादा हुआ तो इस केस में क्या होगा कि रुपया जो है वो एप्रिसिएट करेगा और डॉलर जो है वो डेप्रिसिएट करेगा। कंडीशन वन। कंडीशन टू, इफ डोमेस्टिक बॉन्ड से ज्यादा डिमांड अगर आरएफ का है यानी कि फॉरेन करेंसी का है, फॉरेन बॉन्ड का है, तो इस कंडीशन में रुपया डेप्रिशिएट कर जाएगा और डॉलर जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगा। और थर्ड सिचुएशन,
इफ डी इज इक्वल टू आर एफ, अगर वो बढ़ा हुआ वेल्थ का पैसा डोमेस्टिक और फॉरेन बॉन्ड दोनों के बीच में अगर सिमिलर रखता है तो एक्सचेंज रेट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और एक्सचेंज रेट में रुपया और डॉलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो है, इसको अगर D इज इक्वल टू आर एफ आप रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, इसको पोर्टफोलियो को अगर आप बैलेंस में रखते हैं तो आपका एक्सचेंज रेट भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसीलिए हम आपको शुरू में बोले थे कि ये नाम ही सजेस्ट करता है इस थ्योरी, ये थ्योरी कहना क्या चाहता है। ठीक है, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच नाम इसीलिए है कि आपको डी और आर एफ के बीच में वो बैलेंसिंग रखना है। ठीक है, यानी बैलेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पोर्टफोलियो से ही एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर डी और आर एफ के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है तो उससे रुपया एप्रिसिएट और डॉलर डेप्रिसिएट, रुपया डेप्रिसिएट और डॉलर एप्रिसिएट होगा किसी भी कारण से। हमने जो यहाँ पे कुछ लिस्ट करी है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, इसमें से कोई भी कारण आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी, ठीक है, जितना हमने यहाँ पे लिस्ट करा है इसमें से जितने हैं, किसी में भी किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन अगर आता है तो इस फ्लक्चुएशन के कारण रुपया एप्रिसिएट और डेप्रिसिएट होगा। ठीक है, समझ गए? तो यही था आपका पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इसके बहुत छोटे छोटे क्रिटिसिज्म है, वो हम आपको रिटर्न फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस थ्योरी को करते हैं एंड, और इस तरह से जो आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की थ्योरी है वो थ्योरी खत्म हो गया पूरी तरह से। अब जो है एक्सचेंज रेट पॉलिसी थोड़ा हम देख लेंगे, उसके बाद हम वापस से बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट पे चले जाएंगे और इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, अच्छे से रहिए और मस्त टाइप से पढ़ते